जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो जो 26 अक्टूबर को आपका जो क्लास 10th का साइंस का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। ऐसे में एक बात बताना चाहूँगा आपको कि ये जो आपका अक्टूबर का ये जो इस वीक को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसके लिए कोई प्रॉपर जैसा कि आपका सिलेबस निकला हुआ है कि हर वीकली टेस्ट में कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसका तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अक्टूबर में ऐसा कोई चैप्टर स्पेसिफिक चैप्टर नहीं दिया गया है जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि चलो भाई साहब इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि मैं आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है, सिलेबस को ही पता नहीं है कि आपको अक्टूबर में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे, ठीक है। परंतु अक्टूबर में चूंकि आपका अर्धवार्षिक एग्जाम था, ठीक है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रीवियस जो अभी तक जितने वीकली टेस्ट में जो चैप्टर पूछे गए हैं वो सभी चैप्टर का आपका रिवीजन था अक्टूबर में, ठीक है। और उसी रिवीजन पर आपका अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला था, ठीक है, जो कि हुआ भी है, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि इस जो आपका 26 अक्टूबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें मैं अभी तक जितने भी चैप्टर हुए हैं उनमें से मुझे जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, जो मुझे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा, वो सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको करा के दे रहा हूँ। बाकी कोई फिक्स नहीं है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। परंतु ये जरूर फिक्स है कि आपका जो अभी तक पढ़ाई हो चुका है उसी से प्रश्न आएगा, या फिर एक ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एवं उसके यौगिक वाला चैप्टर जो कि आपका अगला वीकली टेस्ट को जो साइंस वाला होगा उसमें पूछा जाएगा, उससे प्रश्न रह सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल इस वीडियो पर आते हैं, जिसमें देख लो सबसे पहला जो क्वेश्चन है लिखा कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे जो जंतु है, या फिर बोलो कि यहाँ पे कौन सा ऐसा है, ठीक है ना, जीव है जो अलैंगिक जनन करता है मुकुलन विधि द्वारा। तो सबको पता है कि जो ईस्ट होता है ये अलैंगिक जनन करता है और मुकुलन विधि द्वारा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? सबसे पहली बात तो ये नहीं लिखा हुआ है पीछे, तो इसको मत भूलिएगा। बहुत बच्चा जल्दीबाजी में क्या पढ़ लेता है कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग है, और जो आंसर उसको सही लगता है मार देता है, जबकि वो वाला गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो बच्चा पढ़ना भूल जाता है, तो आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पूछा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मादा जनन तंत्र के भाग होंगे, और बाकी एक ऐसा होगा जो कि कुछ भी और हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अंडाशय, गर्भाशय, जो डिंब वाहिनी होता है, ये सब मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। परंतु जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा नहीं, ये आपका नर जनन तंत्र का भाग होता है, इसलिए आपके पास सी नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा कि पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में क्या होता है? परागकण होता है। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है, पराग कोष परागकण, ठीक है, याद रख सकते हो ट्रिक से, और ये इंपॉर्टेंट बहुत प्रश्न आता है, ठीक है, फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? तो प्लेनेरिया जो होता है इसमें किस विधि से विभाजन होता है? तो अगर आप लोगों ने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि जो प्लेनेरिया होता है वो पुनरुत्थ भवन से क्या करता है? विभाजन करता है, ठीक है। तो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, यानी कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, यानी कि उसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है, दोनों नहीं होंगे। तो देखा जाए तो पपीता का जो पुष्प होता है ये सिर्फ एक लिंगी पौधा है। अब बाकी और कौन कौन से एक लिंगी पौधे होते हैं आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। देखिए 3 चीज होता है, एक होता है एल्केन, ठीक है, और एक होता है, नीचे देख लो, एक होता है एल्किन, और एक लास्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, ठीक है। तो देखो जो आपके पास एल्केन होता है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। उसी प्रकार से जो आपके पास है एल्किन का सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n होता है, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में आपके पास दिख रहा है। और जो आपके पास एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n-2, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं लिख देता हूँ, जो आपके पास एल्केन है उसका होता है CnH2n+2, ठीक है। एक होता है आपके पास एल्किन जिसका होता है CnH2n, और एक होता है एल्काइन जिसका होता है CnH2n-2, ठीक है। बस अंतर इतना है कि पहला वाला में +2 लगाना है, दूसरा वाला में कुछ नहीं लगाना है, तीसरा वाला में -2 लगाना है, बाकी सब में CnH2 तो होगा ही कॉमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस का, ठीक है, जनरली जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है, CH4, जो कि हम लोग 1 नंबर ऑप्शन में देख पा रहे हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बेंजीन से मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो देख लो बेंजीन जो होता है उसका अणुसूत्र होता है C6H12, ठीक है, और बेंजीन का आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए जो कि आपको मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलो देखोगे आप लोग नीचे चल के। खैर आप कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव तो कर लिए हम लोग, आप कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। अपरूपता किसे कहते हैं? कार्बन के दो कार्बन के दो प्रमुख अपरूपता के नाम लिखिए। तो देखो अपरूपता क्या होता है कि जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विभिन्न रूप में पाया जाता है तो इन घटना को अपरूपता कहता है। यानी कि देखो जैसे कोई मान लो एक ऐसा चीज है या फिर ऐसा तत्व है जिससे मिलकर समझो कि जिससे आपका कोई और दो अलग अलग तत्व बना, ठीक है, और वो दोनों जो तत्व क्या बना, मतलब देखो सीधा सीधी मैं समझा देता हूँ, उतना मैं क्रिटिकल नहीं करता हूँ। जैसे कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक देखा जाए तो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। देखा जाए तो हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों का दोनों कार्बन का बना हुआ, यानी कि है प्योर कार्बन दोनों का दोनों, ठीक है। परंतु देख सकते हो कि हीरा जो होता है वो अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, और जो ग्रेफाइट है ये देखा जाए तो बहुत भंगुर होता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का चालन करता है जबकि हीरा नहीं करता है। तो इतना ज़्यादा जमीन आसमान का फर्क है, देख लो भौतिक गुण में। इनका भौतिक गुण ही ना है, कठोरता, चमकदार, बिजली का चालकता, ये सब क्या है, ये सब भौतिक गुण में आते हैं, ठीक है। तो देख लो बना तो दोनों कार्बन से ही है, सेम पार्टिकल से बना हुआ है, कार्बन के पार्टिकल से बना हुआ है, परंतु दोनों का भौतिक गुण तो अलग है ना, ठीक है। तो बस वही बात हो गया कि जैसे कि कोई एक पिता का दो बेटा है तो दोनों बेटा पूरा अपोजिट हो जाता है, पर है तो दोनों एक ही बाप का बेटा ना, ठीक है। तो बस यही बात हो गया यहाँ पे। तो इसी को क्या कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है। यानी कि जो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा ये अप्रूफ हो जाएंगे, किसके, कार्बन के, क्यों, क्योंकि ये बने तो कार्बन के ही हैं परंतु इनके भौतिक गुण दोनों के अलग अलग हैं। आई होप कि अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो बेंजीन वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लिखा है यहाँ पे बेंजीन जिसका सूत्र होता है C6H6, देख लो इसमें कार्बन और जो हाइड्रोजन की मात्रा समान है, वाले यौगिक के नाम लिखिए, जिसकी संरचना बताइए और इसमें उपस्थित एकल एवं द्विबंध की संख्या बताइए। इसमें 3 प्रश्न है तो जनरली 3 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। इस तरह से का प्रश्न अगर बनाया तो 2 नंबर का भी आ सकता है। C6H6 वाले यौगिक का नाम क्या है, तो इस यौगिक का नाम बेंजीन है, याद रखिएगा बात, ठीक है। इसका आपको संरचना सूत्र बनाना है, या बोले कि संरचना बनाना है। तो देखो बेंजीन का संरचना इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको देख लो, इस प्रकार से आपको बना लेना है, जिसमें आपके पास कितनी भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं होंगी, और प्रत्येक एक एक भुजा छोड़ छोड़ के इस प्रकार से आपको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से बॉन्ड डबल बॉन्ड दे देना है, ये सब क्या डबल बॉन्डेड है। तो इस प्रकार से बेंजीन बन गया। बहुत कोई बेंजीन ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा, ऐसे करके भी बीच में गोल दे दो तो भी बनेगा, परंतु ये जनरली 12 में बनाया जाता है। 10 क्लास के लिए आपका यही प्रेफर है और यही सही रहेगा, ठीक है, कि आप लोग इस प्रकार से आप लोग 6 भुजा वाला इस प्रकार से एक बहुभुज बना लीजिएगा और एक एक भुजा को छोड़ छोड़ के इस प्रकार से आप लोग सिंगल सिंगल बॉन्ड दे दो। देखोगे कि इसमें 2 बॉन्ड वाला 3 गो यहाँ पे है और सिंगल बॉन्ड वाला भी 3 गो, तब ना 3 3 मिला के 6 हो जाएगा। तो वही चीज क्वेश्चन में ये और एक क्वेश्चन था इसमें कि एकल बंद और द्विबंध वाले संख्या बताना है, कितने एकल बंद और द्विबंध है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो एकल बंद कितने हैं, 3 गो, और द्विबंध भी कितना है, 3 गो, ठीक है। तो दोनों मिला के 6 हो जाएगा। तो ये था आपके पास। और एक प्रश्न जो कि बहुत पॉपुलर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कि हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो सबसे पहली बात तो हाइड्रोकार्बन क्या है और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट करें, या फिर बोलो कि इसमें अंतर क्या होता है आपको बताना है। तो देखो जो हाइड्रोकार्बन होता है वो हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक होता है, यानी कि हाइड्रोजन एवं कार्बन से बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे C6H4 जिसको भी हम लोगों ने पढ़ा था मेथन, ठीक है, C2H6, अब इसका नाम क्या आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। खैर अब हमको जानना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर क्या होता है। तो समझिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि इसमें एकल बंध पाया जाता है, इसमें जितने भी यौगिक होंगे सब में एकल बंध पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कई सहसंयोजक बंध या फिर बोले कि कई सारे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास इसकी ही चीज यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके इस लैंग्वेज को मत लिखिएगा, मेरा लैंग्वेज लिख लीजिएगा, पहला नंबर दीजिएगा, लिख लीजिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ कि इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, या बोलो कि एकल आबंध पाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ जो पहला पॉइंट लिखिएगा उसमें लिख लीजिएगा कि इसमें द्वि या त्रिआबंध पाया जाता है, ठीक है। और एक पॉइंट जैसे कि लिख लीजिएगा कि दूसरा पॉइंट में कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो देखा जाए तो
बेसिकली इसमें एल्केन्स आते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दोनों ने लिखा हुआ है कि इसमें एल्केन ही जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जितने होते हैं सब एल्केन होते हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। जबकि दूसरा तरफ संतृप्त हाइड्रोकार्बन दूसरा उन्होंने लिखेगा कि इसमें एल्किन यानी कि CnH2n और एल्काइन यानी कि CnH2n-2 आता है, क्योंकि इन्हीं में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा नंबर के प्रश्न में आते हैं, देखो कार्बन की मात्रा इसमें कम और अधिक होती है, बेसाबेसी ये सब उतना नहीं भी लिखेगा तो ये 3 नंबर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कार्बन की मात्रा अधिक और हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी जो आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। किसी किसी में बराबर भी हो सकता है, याद रखिएगा बात। जैसे बेंजीन में देख लो, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा समान होती है, ठीक है, C6H6, ठीक है। जबकि जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, जबकि हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसे याद रखिएगा कि ये जो आपके पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये कम प्रक्रियाशील होते हैं या फिर ये कम रिएक्ट करता है, ठीक है, किसी चीज़ से, जबकि जो आपके पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील करता है, ठीक है। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है देखा जाए तो देख लो, इसे हवा में जलाने पर यह नीली बिना कालिक वाली लोन निकलती है। यानी कि इसको अगर आप लोग हवा की उपस्थिति में जलाओगे, एक प्रॉपर अगर इसको हवा दोगे तो ये क्या जलेगा, ये नीला जलेगा। जैसे कि आप लोग देखो घर में जो आपका LPG आता है वो प्रकार से मेथेन वगैरह से ही बनता है, ठीक है। तो वो देखना कैसा जलता है, नीला जलता है पूरा एकदम, उसमें पॉल्यूशन ना के बराबर। कालिक माने पॉल्यूशन, करिया, धुआं नहीं निकलता है, और नीली ज्वाला के साथ जलता है। कौन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। परंतु जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसको अगर आप लोग हवा प्रॉपर भी दोगे ना तो ये पीली और काली ज्वाला के साथ जलेगा, ठीक है। जैसे कि आपका पेट्रोलियम हो गया, जैसे कि आपका वही डीजल वगैरह हो गया, केरोसिन वगैरह हो गया, ठीक है। चलिए, और आमतौर पर देखा जाए तो जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो होता है ये जीवाश्म पौधे और पशु सामग्रियों से प्राप्त किया जाता है, और जो ये होता है ये बेसिकली पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल चीज़ था, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कई सारा पॉइंट और कई सारा क्वेश्चंस करा दिया है, ठीक है। और ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, चूंकि इसका कोई फिक्स सब्जेक्ट बताया नहीं गया कि इस हफ्ते क्या पूछा जाएगा, तो टारगेटेड पूरा यही है कि जितना प्रीवियस वीकली टेस्ट हुआ है चैप्टर्स का उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और एक आध क्या कीजिएगा, कार्बन एवं उसकी यौगिक वाला क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जो कि मैंने आपको करा दिया, ठीक है। क्योंकि इसके बाद वाला आपका देखा जाए तो वीकली टेस्ट जो आपका होगा साइंस का, इस 26 तारीख को छोड़ने के बाद जो आपका जो भी होगा, जिस भी तारीख होगा उसमें पूछा जाएगा कार्बन एवं उसकी यौगिक। तो हो सकता है कि इस बार भी छटकल क्वेश्चन में आ जाए, तो इसीलिए मैंने करा दिया, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे एक अगले वीडियो में। और उससे पहले अगर कोई भी डाउट होगा तो भाई साहब कमेंट बॉक्स खुला है, फिर ही आपके लिए कर सकते हो, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब तो फ्री करना पड़ता है, मतलब देखा जाए तो आपको पैसा नहीं लगता है, परंतु उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपके लिए फ्री है पर हमारे लिए फ्री नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है, हमें उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।